नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी और स्टेट यानी किसी और राज्य में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो क्या किसी और राज्य या स्टेट में जमानत दी जा सकती है, क्या बेल वहाँ पे दिया जा सकता है। आज का जो टॉपिक है, जो सवाल है वो ये है और आज हम इसी टॉपिक और सवाल पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो खास तौर पर जो लो स्टूडेंट हैं, एक कॉमन मैन है, उनके लिए, सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कुछ प्रावधान, नए और पुराने दोनों प्रावधान के बारे में जानेंगे। कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो नया कानून है और जो पुराना कानून है, तो उसको पुराने कानून को नए कानून से रिप्लेस कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 में। इस लॉ को 2023 में बनाया गया था, इसमें नया कानून पारित किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट 2024 में किया गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इसकी तकरीबन 1 साल हो गए हैं इम्प्लीमेंट हुए नए कानून को। आइए जानते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। देखिए, अगर इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कुछ एजुकेशन पर्पज़ से अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बड़ी सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इस चैनल पर हर वीक आपको एक नई वीडियो मिलेगी, क्योंकि और टाइम मिल नहीं पाता है प्रैक्टिस से, तो जो भी टाइम मिलेगा आप लोगों की सेवा में। और ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सवाल समझ गए, मैंने पूरी तैयारी करके इस पर पूरा रूल रेगुलेशन के साथ में मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, अपना एक सर्वे तैयार किया है, जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका कि अगर किसी और स्टेट में, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, क्या दूसरे स्टेट में जमानत लिया जा सकता है, बेल लिया जा सकता है, यह अपना सवाल है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक जजमेंट है, प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटका राज्य 2023 का जजमेंट है, यानी रिसेंटली में आया हुआ 2023 में के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, क्या कोई कोर्ट जिसकी क्षेत्रीय सीमा से बाहर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या उस पर अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है या नहीं दे सकता है। या जो सवाल था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, जो कि काफ़ी समय से मतलब चुनौतीपूर्ण सवाल था, जिसका समाधान ढूंढना था। तो यह फैसला लंबे समय से चली आ रही थी कि कानूनी जो बहस होता है उसको समाप्त करता है या तय करता है कि जो न्याय प्रक्रिया और जो प्रोसीजर है के बीच में जो संतुलन, न्याय और प्रक्रिया है, जो उसके संतुलन कैसे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, इस चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर जजमेंट में बताया गया है। अगर हम सीआरपीसी की धारा 438 और अग्रिम जमानत का प्रावधान जो होता है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो जो 438 होता है, यह अधिकार देता है कि कोई जो व्यक्ति होता है जिसे लगता है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध यानी जो नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है में गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अग्रिम जमानत ले सकता है। ये सबको पता होगा अग्रिम जमानत क्यों लिया जाता है, जिनको नहीं पता वो जान लें। वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है, यानी एप्लीकेशन लगा सकता है। या अर्जी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी कि जो सेशन कोर्ट होता है या हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। लेकिन इस धारा में यह साफ नहीं लिखा गया है कि यह अर्जी उस राज्य में दी जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। एफआईआर दर्ज हुई है या किसी अन्य राज्य को भी दी जा सकती है, या इस अस्पष्टता के कारण, मतलब यह स्पष्ट नहीं था, तो कारण के कई उच्च न्यायालय के एक निर्णय एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि हर केस भी अलग हुए होते हैं। तो जो हाई कोर्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह के उस पर फैसले सुनाए। या किसी राज्यों में दी जा सकती है, मतलब ये अलग चीज़ है, सबने अलग अलग दिया। कुछ अदालतों ने बाहरी क्षेत्राधिकार वाले अग्रिम जमानत यानी एक्स्ट्रा जो अपने क्या कहते हैं अग्रिम जमानत थी, जो क्षेत्र का अधिकार से बाहर हो, ने उसमें उन्होंने जमानत दी यानी कि बेल दी, और अन्य ने इसे अस्वीकार कर लिया। कुछ कोर्ट ने तो दे दिया जमानत, हाँ कोई बात नहीं, एंटीसिपेटरी बेल ही तो दे देते हैं। कुछ ने मना कर दिया देने से, मतलब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर कुछ हम जो सवाल है, जो आखिर इस चीज़ को जो समाधान है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, जो समाधान कैसे ढूंढें, जो सवाल है, इस चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा। क्या कोई हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय ऐसे जो सेशन कोर्ट होता है, ऐसे मामले में अग्रिम जमानत दे सकता है जिसमें एफआईआर किसी अन्य राज्य में दर्ज हुआ हो, या ट्रांजिट एग्रीमेंट अग्रिम जमानत, माफ़ी चाहूँगा,
या ट्रांजिट जो होता है बेल होता है या एंटीसिपेटरी बेल होता है कि वैधानिक जो लीगल वैलिड है, ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत के लिए आदेश की प्रकृति क्या होगी या सीमा क्या होनी चाहिए, ये जो था वो कोर्ट के सामने एक सवाल था बहुत बड़ा। तो अभी एक बार दोबारा हम धारा 438 की अगर हम बारे में देखते हैं तो जो 438 है, कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 2E हाई कोर्ट की परिभाषा और धारा 2J स्थानीय क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि सीआरपीसी अन्य धाराओं जैसे कि 177, 189 के अनुसार अपराध वही सुना जाता है जहां वो घटित हुआ हो। जो इसमें बताया जाता है, एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 2E हाई कोर्ट की परिभाषा और धारा 2J स्थानीय क्षेत्र का अधिकार यानी लोकल जुडिक्शन को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि सीआरपीसी की अन्य धाराओं जैसे 177 और 189 के अनुसार अपराध वही सुना जाता है, वहीं सुना जाना चाहिए या वहाँ ही सुना जाता है जहाँ पे वह घटित हुआ हो। हालांकि धारा 438 जो है 38 में क्षेत्राधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक कार्रवाई में क्षेत्रीय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है। गिरफ्तारी की आशंका किसी अपराध के संदर्भ में ही होती है और वह अपराध किसी क्षेत्र में घटित हुआ है या महत्वपूर्ण होता है। किस क्षेत्र में या कहाँ पे घटित हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। तो जो अग्रिम जमानत होती है, जो ठीक है, पर्पज ऑफ लिमिट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का जो उद्देश्य और सीमाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो इस चीज़ को हम समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 और सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कहा गया है और हवाला दिया गया है, एक बार नहीं कई बार कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी लायबिलिटी की रक्षा के लिए है, परंतु इसका दुरुपयोग मिसयूज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। अगर देश के किसी भी राज्य में जाकर अग्रिम जमानत ली जा सकती है तो यह फॉर्म शॉपिंग मतलब सुविधा के अनुसार कोर्ट चुनना को बढ़ावा देना होगा। जांच एजेंसी के अधिकार कमज़ोर हो जाएंगे या जांच एजेंसियों के जो अधिकार क्षेत्र होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो हो सकता है जो जांच एजेंसियां हैं वो पक्षपात या निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र होकर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो ना कर सकें। जैसे फॉरम शॉपिंग जैसे होता नहीं, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, तो ये चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत होती है वैध लेकिन सीमित, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल वैलिड बट लिमिटेड। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एक वैध और न्याय संगत प्रक्रिया है। इसे पहले स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस बोरेजेन गोगोई 1998 और टिस्टा सेटॉल्व वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 जैसे मामलों में भी मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत का जो उद्देश्य केवल यह होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में एफआईआर दर्ज होने पर स्थानीय कोर्ट से समय की सीमित सुरक्षा चाहता है ताकि वह संबंधित राज्य के समक्ष अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दे सके, या राहत सीमित समय के लिए होती है जैसे कि 7 या 14 दिन के लिए, और या उस कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है जो उस अपराध से संबंधित नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगर हम बात करें जो विभिन्न अदालतें हैं तो उसमें मतभेद क्या है। जुडिशियल डाइवर्जेंस ऑन जुडिक्शन। कोर्ट ने पाया कि देश के कई ऐसे उच्च
जो हाई न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, में इस मुद्दे पर अलग अलग राय रही है। इन री एक जजमेंट है विनोद राजन सिन्हा, कोलकाता हाई कोर्ट, जैसे फैसलों में बाहरी क्षेत्राधिकार वाले जमानत को स्वीकार किया गया, वहीं LR नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इसे अस्वीकार किया गया। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक बहुत बड़ी बात कही कि जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है जो स्थानीय कोर्ट होता है, वहाँ से एंटी एग्री मतलब किसी कारणवश अगर वो जो एंटीसिपेटरी बेल होता है वो लेने में सक्षम नहीं होता, तो कुछ समय के लिए यानी 7 या 14 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए अदर जो स्टेट होते हैं वहाँ से ले सकता है, ताकि वो समय उसको मिल सके और वो स्थानीय कोर्ट में उपस्थित हो सके और वहाँ से बेल के लिए अप्लाई कर सके, मांग कर सके। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो न्यायपालिका को ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो और अभियोजन पक्ष जो प्रोसिक्यूशन को अपनी बात रखने का मौका न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्य को या न्यायपालिका को ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए कि जो जांच होता है वो निष्पक्ष रूप से जो होना चाहिए वो प्रभावित हो जाए, निष्पक्ष रूप से जांच ना हो सके, फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे कोई बात मतलब उनको ये जो प्रोसिक्यूशन होते हैं उनको अपनी बात रखने का ऐसा ना हो कि उनको मौका नहीं मिला। तो बिल्कुल ऐसे हस्तक्षेप करने से समय हमें बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। आगे बात करते हैं जो दुरुपयोग की रोकथाम और व्यक्तिगत अधिकार का संतुलन जो होता है, ठीक है, तो इसको अगर हम जानेंगे तो जो प्रिवेंटिंग मिसयूज वाइल द प्रोटेक्टिंग लाइबर्टी, कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइबर्टी को बनाए रखते हुए भी कुछ नियंत्रण आवश्यक है ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो सके। वो क्या क्या है इसके बाद में कुछ जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर व्यक्ति ने जिस राज्य में जमानत मांगी है वह उसका निवास रेजिडेंस है तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर व्यक्ति ने जिस राज्य से जमानत मांगी है वह उसका निवासी है तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसको एक बार समझते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम A है और वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में ही उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड हुआ है और वहाँ उसी स्टेट में अगर वो जमानत मांगता है, जमानत के लिए अर्जी लगाता है, तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर वह राज्य जिसका वो निवासी नहीं है तो स्पष्ट कारण बताए कि वह वहाँ से जमानत क्यों चाहता है। आ गया ना मेन पॉइंट। आगे बताया गया कि 7 से 14 दिन के लिए रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अब इसमें जो दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि देखिए हम तभी उसको दे सकते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है उसके अगेंस्ट यूपी में कोई FIR रजिस्टर्ड हुआ, अगर वो दिल्ली या मुंबई या कोलकाता में अग्रिम जमानत लेना चाहता हो तो क्या ऐसा रीज़न है, मतलब वहाँ पे एक कॉज होना चाहिए, आपके पास ऐसा कुछ ठोस रीज़न होना चाहिए कि आखिर आप क्यों किसी अदर स्टेट से एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हैं या ट्रांजिट बेल की मांग कर रहे हैं। आपने एप्लीकेशन लगाया तो क्या ऐसा रीज़न है, क्या आप मेडिकली फिट नहीं है या कुछ और रीज़न आपके पास है, तो इससे कोर्ट को संतुष्ट करना चाहिए। ट्रांजिट अग्रिम जमानत जो होती है अधिकतम 14 दिन के लिए ही दी जा सकती है। आगे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अधिकतम है 14 दिन तक ही दी जा सकती है। उसके बाद में जिस व्यक्ति ने किसी और स्टेट में, आरोपी ने किसी और स्टेट में, या जिसको लगता है कि मैं इस केस पर्टिकुलर किसी नॉन अवेलेबल केस में मैं फंस जाऊंगा, तो उसको 14 दिन का जो टाइम दिया जाएगा, उस 14 दिन के अंदर ही उसको स्थानीय कोर्ट से बेल या जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होता है उसको लेने की कोशिश की जानी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है संबंधित पुलिस प्रोसिक्यूटर को सुनवाई से पहले सूचना दी जाए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं मुंबई में या यूपी में अगर मैं बेल लेने जा रहा हूँ, ट्रांजिट
अग्रिम जमानत लेने जा रहा हूँ, तो जो दूसरी पार्टी है ना उनको सूचित करना चाहिए, जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, उनको सूचित किया जाना चाहिए कि आप पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर एफआईआर से संबंधित, जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उस एफआईआर से संबंधित, या जो कंप्लेन रजिस्टर्ड हो कंप्लेन से संबंधित किसी और स्टेट में, फलाने कोर्ट में, किसी भी कोर्ट हो, उसका पूरा क्या कहते हैं वेल के लिए, एंटीसिपेटरी वेल के लिए आवेदन किया गया है, ताकि वो भी अपनी बात रख सकें। ये जो 4-5 पॉइंट है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए थे कि जब कभी भी किसी अदर स्टेट में अगर कोई एफआईआर किसी अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हुआ है और किसी और स्टेट से अगर कोई वेल लेना चाहता है, एंटीसिपेटरी वेल लेना चाहता है, तो वहाँ पे इन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी होगा। पहला जो था कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंस उसका उसी स्टेट में है, मतलब जहाँ पे एफआईआर हुआ है, जहाँ पे क्राइम घटित हुआ है, उसमें उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी और स्टेट से अगर बेल लेना चाहता है तो वो क्यों लेना चाहता है, आखिर क्या ऐसा रीज़न है, वो स्पष्ट कारण बताना जाना चाहिए कि आखिर वो क्यों, जहाँ का वो निवासी है, जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, वो वहाँ पे क्यों नहीं लिया। हाँ, एक चीज़ और इसमें एक पॉइंट छूट रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मेरे अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसमें जो पहले वाले पॉइंट का एक जो रीज़न है कि अगर मैं दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए दिल्ली से बेल लेने के लिए। जब दिल्ली से जमानत लेने की जो प्राथमिकता है वो मुझे मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोग अभी तक रुके हुए हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन फुल डिटेल वीडियो बनेगी। इसमें एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ताकि आप फुल वीडियो देखें, उसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम न्यायिक प्रक्रिया, लायबिलिटी वर्सेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बालचंद एक जजमेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मतलब मध्य प्रदेश 1976, और नाथू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अग्रिम जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, पर यह जांच को रोकने का तरीका नहीं बननी चाहिए। जो इस पर्टिकुलर जजमेंट में 2 जजमेंट का नाम बताया गया, जो पहला एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आप इस जजमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश 1976, और जो दूसरा जजमेंट है नाथू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021। इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अग्रिम जमानत है, व्यक्ति जो बेल होता है, जो एंटीसिपेटरी बेल होता है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, पर जांच को रोकने का तरीका नहीं बनना चाहिए कि इससे जांच को प्रभावित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अग्रिम जमानत होता है वो किसी अपराध या किसी वास्तविक आशंका नहीं दी जा सकती है। एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अग्रिम जमानत है बिना किसी अपराध या गिरफ्तारी के वास्तविक आशंका के कारण से नहीं दी जा सकती है, आशंका के लिए नहीं दी जा सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अंतिम निर्णय और अस्पष्टता, तो जो फाइनल होल्डिंग एंड क्लैरिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें एक एक पॉइंट करके बनाया गया है, मैंने इसको ड्राफ्ट किया है, उसके बाद में आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, केवल वही अदालत, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, जो उस अपराध के क्षेत्र में आती है जहां एफआईआर दर्ज हुआ है, नियमित अग्रिम जमानत दे सकती है। ये गाइडलाइन समझिए, केवल वही अदालत, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब जो अब वही अदालत में कौन कौन आता है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, उस क्षेत्र अधिकार जो मतलब जो उस क्षेत्र में जहाँ पे अपराध हुआ है, जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, नियमित अग्रिम जमानत दे सकती है। अन्य राज्य की अदालत केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकती है। ध्यान रहे, यहाँ पे बिल्कुल
क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया है। जो अन्य राज्य की अदालत है वो केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकते हैं, वह भी सीमित अवधि के लिए, मतलब मैक्सिमम 14 दिन के लिए, 7-8 दिन से लेकर 14 दिन तक दे सकती हैं, रिलीफ दे सकती हैं, लंबे समय के लिए नहीं दे सकती हैं, एक सीमित अवधि के लिए दिया जा सकता है। और जो अगला पॉइंट है वो यह है कि इस व्यवस्था से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी होगी और जांच भी, निष्पक्षता भी बनी रहेगी। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति है, मतलब वही है कहानी है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इसमें इस चीज़ पर मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो गाइडलाइन बनाई गई, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा बताया गया। क्योंकि देखिए व्यक्ति की यहाँ पे कोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता की जो रक्षा भी करना होता है, आपके जो फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए इससे क्या होगा, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी उसकी रक्षा भी होगी, और जो जांच होगी वो निष्पक्षता के साथ होगी। मतलब वहाँ पे कहीं फेयरनेस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, एक सही नतीजे पर पहुँचने के लिए, एक सही फैसला सुनाने के लिए, सही तरीके से न्याय करने के लिए। तो इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी, और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन जो होती है, निष्पक्ष जो इन्वेस्टिगेशन होता है उस पर भी ध्यान दिया गया है, जो जांच होता है। देखिए जो प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटक राज्य का जो फैसला एक लंबे समय से चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को स्पष्ट करता है या तय करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसे ऐसे प्रयोग नहीं किया जा सकता जिसमें जांच बाधित हो या न्यायिक जो व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाए। यह निर्णय यह भी बताता है कि कानून उद्देश्य संतुलन जो कानून का जो उद्देश्य है वो संतुलन बनाना है, एक तरफ नागरिक की आज़ादी, दूसरी तरफ न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसकी निष्पक्षता, जो जांच होती है उसकी निष्पक्षता। अब देश भर की अदालतों के लिए एक समान और स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध है कि अग्रिम जमानत कैसे और कहां और किस समय तक दी जा सकती है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि क्या कोई हम एफआईआर कहीं किसी और स्टेट में अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या हम किसी और स्टेट में जमानत ले सकते हैं? तो पहली चीज़ जो बात होती है, इस आपको जो जमानत मिलेगी वो एक लिमिटेड समय के लिए मिलेगी, यानी मैक्सिमम 14 दिन के लिए आप ले सकते हैं। ट्रांजिट जो जमानत होती है वो आप ट्रांजिट बेल ले सकते हैं। बट ध्यान में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, वो यूपी में हुआ है, तो यहाँ की जो कोर्ट है वो मतलब जो रेजिडेंस मेरा, चूँकि मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे की कोर्ट मतलब मुझे प्राथमिकता दे सकती है। दूसरी बात, एक लिमिटेड समय के लिए ट्रांजिट जो बेल होती है जमानत दे सकती है। उसके बाद कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि आप जहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो उस कोर्ट में, स्थानीय कोर्ट में आप जाकर बेल के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। अगर आप कोर्ट को संतुष्ट करते हैं तो आपको बेल मिल जाएगा एक लिमिटेड टाइम के लिए, अन्यथा आपका जो बेल एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका सवाल है, कोई सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। आपसे उन लोगों का स्वागत है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।